हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यूनिट चल रही है, जिसमें हमने लगभग 8 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए, जिसने 8 लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और बीएससी सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, नीचे जाके यूनिट उसमें मिलेगी। लगभग 60 लेक्चर है उसमें, तो नीचे जाकर के यूनिट के लेक्चर हैं 8, उनको जाकर के देखे। जो पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आपके लिए 2 मोटिवेटेड लाइनें, क्योंकि मोटिवेशन रह के जो पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, चलिए। तो जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए, तो मोटिवेट रह करके जो मेहनत की जाती है तो सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है, दिमाग भी अच्छा काम करता है। तो आप इस लाइनों को फोकस करके और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम सीधी बात पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईआर बैंडों की तीव्रता और स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं इससे पिछले। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके देखें। चलिए, आईआर बैंडों की तीव्रता स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है कि जैसे कोई आईआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है और हम किस में लेते हैं इसकी वैल्यू, तरंग संख्या के रूप में लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, 1200, 1000, 1600, 3000। तो कौन सी वैल्यू कहाँ डुप्लेट करेगी, कहाँ चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वो है। बीएससी में तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि इसकी तीव्रता और स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग है इंटेंसिटी और पोजीशन को, उनको समझाइए। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसमें पूछा जाता है कि आप वैल्यू बताइए, तो वैल्यू याद नहीं करते हैं, समझते हैं। सारी वैल्यू कोई भी याद नहीं कर सकता। तो ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे किसी यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में किस तीव्रता वाला बैंड किस स्थिति पर या उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है और उसके निम्न फैक्टर अफेक्टिंग है। पहला फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, पहला देखो, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। ठीक है, बंध ऊर्जा कैसे प्रभावित करती है। इससे पहले एक लाइन बता रहा हूं कि जो मध्य वाले जो बंध होते हैं, मध्य वाले बंध, ठीक है, उनमें हमेशा तनन कंपन होता है। तनन कंपन क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के देखें, इससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। जो किसी मॉलिक्यूल में, किसी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो कार्बनिक मॉलिक्यूल में जो बीच में बंद होते हैं उनमें हमेशा तनन कंपन होता है, और जो साइड में होते हैं या बगल में होते हैं, बगल में जो बंद होते हैं उनमें कौन सा कंपन होता है, उनमें बंकन कंपन होता है। तनन कंपन के लिए हमेशा एनर्जी कैसी चाहिए होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इनके लिए एनर्जी कैसी चाहिए होती है, कम। तो अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो एक रिलेशन बताता हूं मैं यहाँ पे कि बंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, बंध की मजबूती। क्योंकि जितना ज़्यादा बंध मजबूत होगा उतना ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए या वाइब्रेट या कंपन कराने के लिए ऊर्जा भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बंध की सामर्थ्य, ठीक है, बंध ऊर्जा, बंध की सामर्थ्य किसके प्रोपोर्शनल होती है, तरंग संख्या के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं हुक्स लॉ में, तरंग संख्या के न्यू बार। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बंध ऊर्जा उतना ज़्यादा बंध सामर्थ्य उतनी तरंग संख्या। तनन कंपन के लिए एनर्जी कैसी ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा। तो इसके लिए तरंग संख्या की मान भी कैसा आएगा, जैसा आप वैल्यू देखेंगे ना कभी बुक्स उठा करके, तो जो तनन कंपन होंगे उनके लिए एनर्जी ज़्यादा, उनके लिए ये तरंग संख्या का मान है ज़्यादा होगा हमेशा। और बंकन के लिए एनर्जी कैसी चाहिए होती है, कम। तो तरंग संख्या का मान भी कैसा होगा, इनके लिए हमेशा अगर आप मान देखेंगे बुक्स उठा करके, मैं बताऊंगा भी जो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तरंग संख्या का मान कैसा होगा, कम होगा। तो लैंग्वेज की टर्म में लिख देंगे कि बंध ऊर्जा प्रभावित करती है, क्योंकि बंध ऊर्जा के बढ़ने पर मतलब बंध सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे तरंग संख्या है वेव नंबर बढ़ता है। सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं इसको, हमको पता है। बीच वाले बंधों में तनन कंपन होते हैं, इसलिए उनके लिए जो तरंग संख्या है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि तनन कंपन की एनर्जी कैसी चाहिए, ज़्यादा।
बगल वाले जो बंद होते हैं उनके लिए कैसा कंपन आता है, बंकन कंपन। उसके लिए एनर्जी कैसी चाहिए होती है, कम। उनकी वेव नंबर भी कैसी आती है, या आवृत्ति कैसी आती है, कम आती है। एग्जाम्पल देखो, इसको लिख लो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे चलो यहीं बता देता हूँ बिना मिटाए। जैसे देखो, जैसे OH बॉन्ड है, इसके लिए आप देखेंगे ना कि तनन की जो आवृत्ति है या तनन की जो तरंग संख्या है न्यू बार, वो लगभग होती है 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। एक दो एग्जाम्पल आप पुट कर देंगे। लेकिन अगर यही मैं देखूं OH के लिए बंकन की, तो बंकन की जो तरंग संख्या होती है वो होती है 1200 से 14। एग्जैक्ट याद नहीं करनी है, बस दिमाग में रखना है कि लगभग इतनी होती है। और ये याद रखना है कि तनन की ज़्यादा होती है या बंकन की, तो तनन की कैसी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, लैंग्वेज की टर्म में लिखना है, BSc में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट्स भी देंगे आप लोगों को, पर आप खुद अगर अपने नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे CO है, CN सिंगल बॉन्ड है, इनकी सबकी क्या होती है, कम होती है, लगभग 1300 से 1700 के आसपास। लेकिन अगर यही जो C डबल बॉन्ड O है, C ट्रबल बॉन्ड N है, इनकी लगभग 2000 से ऊपर हो जाती है, 2000 से 2200। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बंद की सामर्थ्य बढ़ेगी तो तरंग संख्या का मान भी बढ़ेगा, बंद ऊर्जा भी बढ़ेगी। बंद ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या होगा, तरंग संख्या बढ़ेगी। तनन के लिए कैसी होती है, ये ज़्यादा होती है, और बंकन के लिए कैसी होती है, कम, क्योंकि बंकन के लिए ऊर्जा कैसी चाहिए होती है, कम होती है। तो आप ये OH वाला एग्जाम्पल याद रखें, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि बंकन की आवृत्ति लगभग कहाँ से कहाँ होती है। आपको भी आगे चल कर टीचर वगैरह का एग्जाम देंगे ना, तो ऑप्शनल वैसे आते हैं, BEd करके देते हैं अपन एग्जाम, तो वहाँ क्वेश्चन आता है। इसको लेकर पर अपन सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं, कौन प्रभावित करता है। चलिए, तो हमारा जो अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है, तीव्रता स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिटा इसलिए देता हूँ कि आपका एक भी मिनट खराब ना, आपको जो काम की चीज़ है वही मिले। ठीक है, अगर मैं मिटाता लिखता तो बहुत समय लगता, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जहाँ कहीं जैसे हाइड्रोजन है, वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है ऐसे, तो ये H बॉन्डिंग करेगा। एक तरफ तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड होता है, इसको H बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में होता है, तो उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये कैसे प्रभावित करता है आवृत्ति या तीव्रता स्थिति को? दो लाइनें हैं, अंत्याणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, अंत्याण्विक जो एक ही मॉलिक्यूल में होती है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और एक होती है अंतराण्विक, अंतराणिक, अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध। तो देखो, जो अंत्याण्विक होती है ना, एक ही मॉलिक्यूल में जो होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, और जो अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो एक ही मॉलिक्यूल में होती है उससे क्या है, IR अवशोषण का जो बैंड होता है, IR अवशोषण का जो बैंड है, अवशोषण क्यों करोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो बैंड है, बैंड का मतलब एनर्जी चेंज की वजह से जो संरचना दिखती है, हमको उसको बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा प्राप्त होता है, ये तीक्ष्ण प्राप्त होता है। अब हमारे लिए थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल तो है नहीं। तीक्ष्ण इंग्लिश में कहते हैं शार्प। जैसे ऐसे होगा तो ऐसी पीक आती है, ऐसी चोंच जैसी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शार्प बैंड प्राप्त होता है। कैसा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की वजह से, और अंतराण्विक की अलग अलग जो मॉलिक्यूल में जो हो रहा है उसकी वजह से अवशोषण बैंड। वो कैसा आता है? ब्रॉड आता है, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में चौड़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। मतलब अगर हम बना के देखें तो कुछ इस तरह का आएगा, मतलब यहाँ पीक नहीं आएगी, मतलब ये है, शार्प नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूट बोलते हैं जिसको शार्प को, तो वो नहीं आएगा। कैसा आएगा? चौड़ा आएगा। तो आपको ये बना के नहीं दिखाना है, बस ये याद रखना है कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की वजह से तो कैसा आता है IR अवशोषण बैंड तीक्ष्ण, और अंतराण्विक की वजह से कैसा आता है, चौड़ा आता है बैंड, जिसको ब्रॉड भी कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो लाइन और हैं कि जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयनों में और सांद्र विलयनों में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं? तनु विलयन तो वो है जो पतला है, जहाँ कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो तनु विलयनों के लिए
में तरंग संख्या कैसी आती है? तरंग संख्या आती है उच्च, ठीक है, हाई आती है। और सांद्र विलयनों में इनमें हो क्या रही है? एच बॉन्डिंग। तनु में भी हो रही है और उसमें भी हो रही है, सांद्र में भी। तनु को कहते हैं डाइल्यूट और एच बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बंध। तो तनु विलयन जिनमें एच बॉन्डिंग हो रही है और वो विलयन कैसा है? पतला है, तो तरंग संख्या कैसी आएगी? उच्च आएगी, न्यू बार। और जो सांद्र विलयन होते हैं, सांद्र विलयन, सांद्र का मतलब गाढ़े, जिनमें सांद्रता कैसी है, उनके लिए तरंग संख्या कैसी आती है? कम आती है। ऐसा क्यों है कि सांद्र विलयनों के लिए कम आती है तरंग संख्या? क्योंकि सांद्र विलयनों में क्या होता है, पास पास रहते हैं, क्योंकि गाढ़ा होता है, तो बंद में क्या है, खींचातानी ज़्यादा होती है, खिंचते ज़्यादा हैं, तो बंद कैसे हो जाते हैं? आपको रीजन लिखना नहीं है, पर पता होना चाहिए। बस बंद कैसे हो जाते हैं? लंबे। बंद लंबे होने की वजह से उसकी जो एनर्जी है, बंद ऊर्जा है, वो कैसी हो जाती है? कम। और अगर बंद ऊर्जा कम हो जाएगी तो जो वो है तरंग संख्या है, आवृत्ति, वो भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप ये लिखेंगे कि अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध की वजह से तो IR शोषण बैंड तीक्ष्ण प्राप्त होते हैं, जबकि अंतराण्विक इंटरमोलिक्यूलर में कैसे होते हैं? चौड़े प्राप्त होते हैं। तनु विलयनों में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और विलयन कैसा है? पतला है, डाइल्यूट है, तो तरंग संख्या कैसी आएगी? उच्च आएगी। जबकि सांद्र विलयनों में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनके लिए तरंग संख्या कैसी आएगी? कम आएगी। क्यों? क्योंकि सांद्र विलयनों में मॉलिक्यूल पास पास होने की वजह से ज़्यादा खिंचते हैं, बंद कैसे हो जाते हैं? लंबे। जैसे एनर्जी कैसी हो जाती है? कम। अरे कोई चीज़ लंबी हो जाएगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा ना, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो ये भी क्या होगा? तरंग संख्या, मुझे पता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति और एनर्जी, तो ये भी क्या हो जाएगी? कम। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देना आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले इसको पढ़ो आप। जैसे एल्कोहल का एग्जाम्पल है, उसको अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में लें, डाइल्यूट का मतलब पतला, तो ये लगभग 3650 आती है OH बंध की, जो वो होती है ना। और एल्कोहल में क्या होता है? यही तो होता है, OH बॉन्ड। और इसको अगर हम किस में लें? सांद्र विलयन में लें या कंसंट्रेट सॉल्यूशन में लें, तो ज़्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी ना, लगभग 3350 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल पुट कर देंगे, ठीक है। सांद्र में ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन लिख देंगे। और मैं पूरा तो लिख नहीं सकता हिंदी बना करके, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके लिखा करो कि सर ने बोला क्या है। मेरी लैंग्वेज लिखोगे तो जल्दी आपको याद होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे प्रभावित करता है, ये लिखो। फिर अब अगले प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। देखो, अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है युग्मित कंपन, कपलिंग वाइब्रेशन, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो ये लैंग्वेज लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बोलने में भी। तो आप बोर्ड से वीडियो को पॉज करके, ऐसे वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब आप लोग जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ लोग तो इसको देखेंगे कि यार ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर कोई टीचर बनना चाहता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, आप मेरे कंटेंट को ध्यान से पढ़ लो। क्योंकि मैं केवल BSc के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कंपटीशन में यहाँ से, क्योंकि इन चीज़ों से उठ के सारी चीज़ें आती हैं, बस हम क्या ध्यान से BSc करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, फिर बाद में जाकर हमको वापस से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुख अगर देना है इस दुनिया में तो आपको पढ़ना होगा। सबसे बड़ा सुख क्या है कि आप इतनी मेहनत करो, इतने सफल हो जाओ कि आपकी सफलता को देख करके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं। उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है कि माता पिता आपके लिए रो दें, मतलब खुशी से इतना खुश कर दो बस उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस उनको सुख चाहिए, आपके सुख से वो सुखी हैं, तो वो उनकी आंखों में आंसू झलक गए। भाई मुझे इससे बड़ा सुख कुछ नहीं लगता, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। देखो, युग्मित कंपन क्या होता है? युग्मित कंपन का मतलब जैसे किसी में दो बॉन्ड है, जैसे CH बॉन्ड है, तो इसमें सममित तनन कंपन भी हो सकता है और असममित भी हो सकता है। एक समान साइड खींचे, विपरीत साइड खींचे, तो उन दोनों के जो कंपन है वो क्या है, कपल हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, तो इसको युग्मित कंपन कहते हैं। लेकिन असममित तनन कंपन जो होता है, तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़े, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, उसकी जो तरंग संख्या है वो ज़्यादा आती है सममित की तुलना में। यही इसमें लिख रहा है, पढ़ के देख लो। जब समान प्रकार के एक से अधिक बंध होते हैं तो उनके कंपन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। जैसे देखो CH बॉन्ड है, अगर एक सेम डायरेक्शन में खींचेंगे तो सममित, ये एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो असममित। तो CH2 ग्रुप है ये, इसके लिए सममित और असममित कंपन के अनुरूप कितने अवशोषण बैंड आते हैं? अवशोषण बैंड का मतलब वही तरंग की जो आवृत्ति है, तरंग संख्या, वो जिसमें असममित तनन कंपन के कारण जो अवशोषण बैंड की स्थिति है या तरंग संख्या है वो उच्च तरंग संख्या पर प्रदर्शित होती है। मतलब उसके लिए तरंग संख्या का मान कैसा आता है, किसकी तुलना में? सममित की तुलना में।
और इस प्रकार के कंपनी क्या कहलाते हैं, युग्मित कंपन कहलाते हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है। जो हम ये फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े ना, प्रभावित करने वाले कारक, ये अलग अलग भी पूछा। जैसे एक नंबर में पूछ लेगा युग्मित कंपन क्या है, समझाइए। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। या एक साथ पूछ लेगा 5 नंबर में कि भाई IR बैंडों की तीव्रता या स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो 2 इफेक्ट और हैं, उनको अपन देखते हैं। इसको लिख लो आप वीडियो को पॉज करके। देखो अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है अधिक स्वरक या ओवरटोन्स क्या होता है। प्रभावित करने वाला कारक है, अलग से भी पूछा जा सकता है। अधिक स्वरक के बारे में टिप्पणी करिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। CO2 का एग्जाम्पल है। CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर, कुछ इस तरीके का होता है। तो सेम बॉन्ड है तो तरंग की आवृत्ति भी कैसी आएगी, सेम। जैसे इसकी आती है लगभग 667.3 सेंटीमीटर और इसकी भी आती है वही 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या हो जाती हैं, ये युग्मित हो जाती हैं, ठीक है, कपल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो 667.3 × 2 क्या आएगा, 1334.6 सेंटीमीटर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जो तरंग की आवृत्ति है युग्मित हो जाती है। और ये किस पे दर्शाएगा, अब CO2 जो अवशोषण की जो आवृत्ति है वो इस पर दर्शाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अधिक स्वरक के ओवरटोन्स कहते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, देखो मैं लिख दिया है, तो कितनी अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कि जब किसी अणु में 2 समान समूहों की भिन्न भिन्न कंपनों की आवृत्ति समान होती है, ठीक है, जैसे ये है और ये है, तो वो दोनों उसी आवृत्ति पर अवशोषण दर्शाएंगे। और ऐसी स्थिति में दोनों आवृत्ति क्या हो जाती हैं, गुणित हो जाती हैं। और इसी को क्या कहते हैं, ओवरटोन्स कहते हैं। तो इसका अवशोषण बैंड CO2 का वैसे तो 667 है, लेकिन किस पे आएगा, अगर हम IR स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो है नहीं, मैं दिखा देता, उस पर अवशोषण बैंड किस पर आएगा, 1334 पर। तो क्यों आया वो, क्योंकि दोनों कंपनों की आवृत्ति क्या होगी, मल्टीपल हो गई। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अधिक स्वरक कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, आपके लिए देखो क्या बढ़िया राइटिंग में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो अगला कारक अपन देखते हैं। इसके अलावा एक और कारक है, देखो अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है फर्मी अनुनाद। देखो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, अकेले में भी पूछा जा सकता है कि फर्मी रेजोनेंस के बारे में टिप्पणी करिए। 2 नंबर में जो अपन ने पढ़ा था ना, अभी युग्मित कंपन ने पढ़ा था, और एक वो क्या पढ़ा था, अधिक स्वरक पढ़ा था, ओवरटोन्स पढ़ा था। तो उनकी क्या है, जो तरंग संख्या है, जो उनकी आवृत्ति है न्यू बार, उसमें कम अंतर होने की वजह से फर्मी अनुनाद क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना CO2 मॉलिक्यूल में युग्मित कंपन तो क्या आता है 667.3, और उसकी हमने वो भी पढ़ा था अधिक स्वरक, तो उसकी वैल्यू भी लगभग इसके बराबर आती है 1334, क्योंकि वो कपल हो जाता है गुणा, और 1337 आती है उसकी। तो कम अंतर की वजह से फर्मी अनुनाद होता है, और इसी को फर्मी रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। इतना बताना है बस, मैं लिख भी दिया है, देखो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। युग्मित कंपन, ठीक है, और अधिक स्वरक की अंतरक्रिया के फलस्वरूप फर्मी अनुनाद क्या होता है, उत्पन्न होता है, जो कि अवशोषण की आवृत्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, CO2 मॉलिक्यूल में सम्मिलित तनन कंपन था जिसकी आवृत्ति 1337 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जबकि इसका प्रथम तो अधिक स्वरक है। ये किसकी वजह से है, युग्मित कंपन की वजह से है। और इसका जो प्रथम अधिक स्वरक होता है, ओवरटोन्स होता है, उसकी जो आवृत्ति है न्यू बार या तरंग संख्या होती है वो इतनी होती है। तो इन आवृत्तियों में, दोनों की आवृत्तियों में क्या कम अंतर होने की वजह से फर्मी अनुनाद क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे फर्मी रेजोनेंस में, युग्मित कंपन और अधिक स्वरक की जो आवृत्ति है उनमें अंतर की वजह से, उनकी आवृत्तियों की वजह, उनमें जो अंतरक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, फर्मी अनुनाद कहलाता है। तो आप इसको लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस में पूछा जाता है कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में कि ये वैल्यू है युग्मित कंपन की वजह से और ये वैल्यू है अधिक स्वरक की वजह से, तो इससे कौन सी घटना होती है, जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे नौकरी वाला एग्जाम, तो कौन सी घटना होती है, फर्मी अनुनाद आवृत्ति में कम अंतर होने की वजह से, ठीक है। तो हमने 5 और पढ़ लिए इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, देखिए, तो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, फिंगरप्रिंट रीजन या उंगली छाप क्षेत्र। देखो उंगली छाप क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो होती है 1400 से लेके 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक यहाँ आएगी, तो उसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलेंगे। कंपटीशन एग्जाम की हैसियत से बात करें तो आपको वैल्यू पूछी जाती है नौकरी वाले जो एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो देखो उंगली छाप क्षेत्र की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है। इसको क्यों कहते हैं उंगली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन, इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारी उंगलियाँ हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की उंगलियाँ, तो उनका फिंगरप्रिंट कभी भी समान होता है क्या, नहीं होता। उसी प्रकार ये कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी आवृत्ति आती है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है, प्रतिबिंब रूप है, मतलब उसको कांच में देख रहे हैं, तो वो उनकी भी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, अलग अलग। तो 2 यौगिकों की कभी भी अवशोषण बैंड की आवृत्ति, यहाँ उसको तरंग संख्या बोलते हैं,
वो कभी भी समान नहीं होती। जैसे दो मनुष्यों की उंगलियों के जो निशान है वो कभी भी समान नहीं होते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। आयर स्पेक्ट्रम में यहाँ से यहाँ तक का उंगली छाप क्षेत्र कहलाता है। किन्हीं दो यौगिकों के लिए अवशोषण बैंड की आवृत्ति कैसी होती है, हमेशा भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पेपर है तो आप लिखेंगे, मैं लिख दिया, आप लैंग्वेज बना के मन से। जिस प्रकार किन्हीं दो मनुष्यों की उंगलियों की छाप एकदम समान नहीं होते हैं, उसी प्रकार किन्हीं दो यौगिकों के लिए, कोई भी दो यौगिक हैं अलग अलग, उनके लिए उंगली छाप क्षेत्र के अवशोषण की बैंड की तरंग संख्या या आवृत्ति या क्या सेंटीमीटर इनवर्स में भी एक समान नहीं हो सकती। और तो और प्रतिबिंब रूप होते हैं, प्रतिबिंब रूपों को क्या कहते हैं, इनेंसियोमर। मिरर में देख रहे हैं तो उनके भी आईआर स्पेक्ट्रम की जो उंगली छाप क्षेत्र में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे उंगलियों के निशान कभी भी समान नहीं होते, ऐसे ही दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र में जो अवशोषण बैंड या तीव्रता आवृत्ति आएगी वो कभी भी समान नहीं होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आती है, तो अभी से इसको याद रख सकते हैं। बीएससी में कैसे क्वेश्चन आएगा, उंगली छाप क्षेत्र को समझाइए, तो आप इसको लिख देंगे। इसमें जो भी बचा को चाहे इस लेक्चर में, वो हम लेक्चर में नहीं, इस यूनिट में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले में, उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, फॉलो करिए अजय अकेडमी को, कंटेंट को ध्यान से पढ़िए, लिखिए, आपको बीएससी करने में भी फ़ायदा मिलेगा। और ये नोट्स आपको बीएससी के बाद जब आप बीएड करके, एमएससी करके, जहाँ पे भी केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो हर स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। तो भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बढ़िया बढ़िया। आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, लगता क्या है, कर ही रहे हैं भाई, हाथों से रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बना रहे हैं, किसके लिए, आप लोगों के लिए। और बिल्कुल फ्री है भाई, बस आपका कमेंट और लाइक चाहिए और शेयर चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।